नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि मानसिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों पे इंटरनेट के इस्तेमाल का किस तरह से मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। साथियों, इसके पहले के जो 3 एपिसोड रहे हैं उसमें हम लोगों ने चर्चा की कि इंटरनेट के इस्तेमाल का बच्चों पे, छोटे बच्चों पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। फिर एक एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की कि इंटरनेट के इस्तेमाल का किशोरों पे क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद के एपिसोड में हम लोगों ने इंटरनेट के इस्तेमाल का वयस्कों पर पड़ने वाले असर पे एपिसोड्स बनाए। इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जब हम लोग मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन से लोग मानसिक समस्या से ग्रसित कहे जाते हैं। एक तो वो लोग जिनको पहले से बीमारी की डायग्नोसिस हो चुकी है, मतलब वो डॉक्टरों के इलाज में पहले थे या अभी इलाज में हैं। दूसरे लोग वैसे लोग होते हैं जिन्हें मानसिक समस्याएं होती तो हैं पर या तो वो उसे पहचान नहीं पाते या उसका अभी तक कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाया है, क्योंकि वो अभी तक डॉक्टरों के परामर्श के लिए नहीं गए। साथियों, जब हम मानसिक समस्याओं की बात करते हैं तो एक और तरीका जिससे हम इन समस्याओं से ग्रसित लोगों की पहचान कर सकते हैं वो है कि इन समस्याओं को साइकोसिस और न्यूरोसिस की श्रेणी में बांट कर देखने का। इस बारे में हम लोग एक एपिसोड पहले ही भी अपने चैनल पर दिखा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की है कि साइकोसिस और न्यूरोसिस के लक्षणों को कैसे पहचानें। तो जब साइकोसिस अगर संक्षिप्त रूप से अगर बताना चाहें तो साइकोसिस उन बीमारियों के समूहों को कहते हैं जहाँ पे व्यक्ति को बहुत अलग अलग तरह के भ्रम, मति भ्रम, अलग अलग तरह के अनुभव, शक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और इन बातों पे बिल्कुल वो पूरी तरह से दृढ़ होते हैं और लेकिन वो इसे सही मानते हैं, जबकि दूसरे आदमी इन्हें समझते हैं कि ऐसा कोई वजह नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं वो अपने वहम को सही ठहराते हैं। और न्यूरोसिस उन बीमारियों के समूहों को कहते हैं जहाँ पे व्यक्ति को ये तो पता है कि उसके सोच कुछ डरावने से हैं, कुछ घबराने वाले हैं, वो घबरा भी रहा है, वो डर रहा है, अकेले जाने में डरना, ऊंचाई से डर लगना, अलग अलग तरह की बीमारियों का समूह को न्यूरोसिस कहते हैं। इसी में बार बार हाथ धोना, बार बार चेक करना वाले सब बीमारियों के समूह को ओसीडी के नाम से जाना जाता है। और एक तीसरा समूह जो मानसिक बीमारियों, समस्याओं से ग्रसित होता है वो होते हैं आमतौर पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के। ऐसे लोग का जो व्यवहार होता है, जो सोचने की शैली होती है, वो आम लोगों से भिन्न होती है। इनके इमोशंस के एक्सप्रेशन का तरीका, इनका सोच, और ये कोई अचानक से नहीं होता। ये जो तरीके होते हैं इनके, वो किशोरावस्था के समय से ही वो दिखने लगता है कि ये कुछ अलग तरह के लोग हैं। घर वालों से पूछने पे पता चलता है कि हाँ, इसका तौर तरीका शुरू से ही अलग था। तो ये तीनों तरह के जो लोग हैं, ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग अलग वजहों से कहते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब आप मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं और मानसिक समस्याओं से जूझते हैं तो जो हमारी समाज का जो रुख होता है इन समस्याओं के प्रति, वो काफ़ी नकारात्मक होता है। ज़्यादातर मामलों में लोगों को, दूसरे लोग आपकी परेशानियों को समझ नहीं सकते या फिर कई बार परेशानियों को समझने के बावजूद आपके साथ एक बड़ा ही अलग सा बर्ताव किया जाता है। साइकोसिस के कई मरीजों को तो घर में बंद करके रख दिया जाता है, उन्हें चेन से बांध दिया जाता है। और न्यूरोसिस के मरीजों को भी बहुत हद तक समाज से एक उपहास का पात्र बनना पड़ता है। लोग उनकी बीमारियों को, उनकी समस्याओं को समस्या नहीं मानते। कई बार उन्हें ये लेबल दिया जाता है कि तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम झूठ मूठ का घबराहट की बात करते हो, तुम जानबूझ के कहीं जाना नहीं चाहते, तरह तरह की बातें होती। तो जब ऐसे मरीजों के समूहों को, जब समाज से उन्हें जो सपोर्ट चाहिए था, परिवार से जो उन्हें मदद की दरकार होती है, वो नहीं मिलती है, तो ऐसे में इंटरनेट इनके लिए एक बहुत ही
अच्छा माध्यम बन के आता है, जिसके ज़रिए वो अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। तो आमतौर पर जो का चीज़ जिसके लिए मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, एक तो हुआ बीमारी संबंधित, जैसे कि अपने बीमारियों के लक्षणों को टाइप करके उसको देखना कि उसमें क्या निकल के आता है। दूसरा इलाज संबंधित, कि इसका कैसे कैसे इलाज हो सकता है। तीसरा कि वो अपने खाली जीवन में जो समय है, जो समाज से जो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, फैमिली से जो सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब वो वहाँ नहीं मिलता तो वो इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे जाकर फ्रेंड्स बनाते हैं, या कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है उसकी मदद लेते हैं। और कुछ और लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प वीडियोस होते हैं, वहाँ पर जाकर वो अपनी बीमारियों को खुद से ठीक करने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग जो समय नहीं पास करते हैं तो होता है उनसे, तो वो लोग कई बार इंटरनेट का इस्तेमाल इंटरनेट गेम्स खेलने में, पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखने में, न्यूज़ देखने में, मतलब एक इंटरनेट एक विकल्प के तौर पर इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। जो विकल्प इन्हें समाज से और फैमिली से नहीं मिला, वो इंटरनेट में तलाशने की कोशिश की जाती है। ऐसे में साथियों, हमें ये समझना होगा कि जैसा कि हमने अपने पहले के एपिसोड में कहा है कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंटरनेट हो या जीवन से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, इसका उचित और ज़रूरी उपयोग हमेशा लाभदायी होता है, और इसका अनुचित और अनुपयोगी और अत्यधिक उपयोग आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो साथियों, जब हम ये समझते हैं कि मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोग इंटरनेट का इस्तेमाल किन किन वजहों से करते हैं, तो अब हमें इस बात पे चर्चा करनी है कि आखिर ये जो अलग अलग इस्तेमाल होता है, इसके किस किस तरह के मनोवैज्ञानिक या यूँ कहें कि साइकोलॉजिकल प्रभाव इन मरीजों पर पड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले उन समूहों के लोगों की जिन्हें हम न्यूरोसिस के नाम से जानते हैं। आमतौर पर न्यूरोसिस के जो मरीज होते हैं, यूँ कहें कि ये मरीज मुख्य रूप से घबराए हुए मरीज, डरे हुए मरीज, बंद जगहों में इन्हें लगता है कि कुछ हो जाएगा, लोगों के बीच बात करने में झुंझलाहट, दिमाग में अत्यधिक चिंता के सोच आते रहना, हमेशा नकारात्मक सोच आते रहना, ऐसे सोच आना जो आप ना चाहते हैं वो बार बार आना, ऊंचाई का डर, सांप का डर, बिच्छू का डर। कहने के लिए ये चीज़ें बहुत हल्की होती है, लेकिन जिन लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं उनके जीवन पे इसका काफ़ी व्यापक असर पड़ता है। कई बार तो ऐसे मरीज इन डरों के चलते, इन घबराहटों के चलते वो समाज में घुल मिल नहीं पाते, और इसके चलते उनकी जो क्षमता थी वो उसको हासिल नहीं कर पाते। और चूँकि ज़्यादातर घर वालों को ऐसे लक्षण बीमारी के लक्षण जैसे प्रतीत नहीं होते, क्योंकि बीमारी की जो परिभाषा आमतौर पर लोग समझते हैं वो सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी वगैरह वगैरह शारीरिक लक्षणों से जुड़ी होती है। और ये जो समूह के लोग होते हैं इन्हें मानसिक स्तर पे दिक्कत आती है। ये चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ ठीक होती है, कभी कभार नींद की दिक्कत हो गई, कभी भूख की दिक्कत हो गई, लेकिन मुख्यतः ये लोग अपने सोच से, अपने व्यवहार के रूप में बहुत हद तक घिरे हुए होते हैं, और इन्हें पता होता है कि चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसे में जब परिवार के सदस्य, समाज के लोग इनकी बातों को नहीं समझ पाते, इनका उपहास उड़ाते हैं, और कई बार जब ये समूह के लोग फिजिशियन के पास जाते हैं तो उनकी भी चूँकि इन विषयों पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, कुछ जांच वगैरह लिख के कुछ हल्की फुल्की दवा दे देने से भी समस्या जब नहीं कम होती, तो लोग, न्यूरोसिस के समूह वाले लोग अपनी समस्याओं के लिए इंटरनेट की शरण में आते हैं। जब वो शरण में आते हैं साथियों, तो जो सबसे कॉमन माध्यम है, सबसे आम माध्यम है आपको अपने लक्षणों के बारे में जानकारी मुहैया कराने की, वो अलग अलग सर्च इंजन, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है गूगल का सर्च इंजन। तो आप गूगल में टाइप करते हो, जैसे बार बार बेचैनी के दौरे आना, तो गूगल जो है अपने हिसाब से, चूँकि एक मशीन बेस्ड उनकी है,
वो तरह तरह के बीमारियों की लिस्ट दे आते हैं। साथियों, दिक्कत क्या आती है कि जब आप अपनी समस्याओं को सर्च इंजन के माध्यम से जाते हो तो सर्च इंजन को ये नहीं पता कि आप मानसिक रूप से बीमार, तो वो आम तौर पर सबसे पहले सबसे गंभीर बीमारियों को दिखाते हैं। जैसे आप बार बार घबराहट के दौरे आना आप टाइप करेंगे तो हो सकता है वो लिख के दे कि कार्डियक इलनेस होने की संभावना है, कोई दूसरी जानलेवा बीमारी होने की संभावना है। और जो आदमी पहले से घबराया हुआ होता है साथियों, वो चीज़ों को पूरे व्यापक तौर पे नहीं समझ पाता। नतीजतन क्या होता है कि घबराया हुआ आदमी, डरा हुआ आदमी, सहमा हुआ आदमी जब इंटरनेट के माध्यम से अपने समस्याओं को देखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, तो वो और कई बार डर जाता है, क्योंकि उसमें उसे और भयानक भयानक बीमारियों के लक्षण जैसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और फिर वो कोशिश करता है कि कैसे करके हम इन जब बीमारियों की भी जांच कराकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकें। जो कई बार हम लोगों के पास मरीज आते हैं तो वो गूगल के माध्यम से अपनी बीमारियों को शारीरिक बीमारी का लेवल बनाकर तरह तरह के विभिन्न तरह की जांच कराने के बाद आते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन, उनका माइंड इतना डरा हुआ होता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप में सुरक्षा की भावना लाने की कोशिश करते हैं। न्यूरोसिस के पेशेंट्स जो दूसरा इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए करते हैं वो ये होता है कि वो लोग को अगर पता भी चल जाए और वो हल्की फुल्की दवा ले रहे हैं, फिजिशियन ने मान लीजिए कि उन्हें कुछ नींद की दवाइयाँ दे दी जिससे हल्का फुल्का चीज़ें ठीक तो हो रही है, लेकिन ख्याल बार बार आ जा रहा है, काम काज में दिक्कत आ रही है, चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्टूडेंट हो, तो आप इंटरनेट की शरण में आते हैं कि कैसे इसका खुद से इलाज किया जाए। और साथियों, जब सेल्फ हेल्प की बात आती है तो इंटरनेट पे बहुत तरह के वीडियोज़ उपलब्ध होते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जब घबराया हुआ आदमी होता है उसे ये तय करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि कौन सा वीडियो उसके लिए उपयोगी है, कौन सा वीडियो उसके लिए अनुपयोगी। और आम तौर पर जो मशीन होती हैं अलग अलग साइट्स के, वो वैसे वीडियो को ज़्यादा आपको दिखाएंगी प्रमुखता से जो इसको सबसे ज़्यादा उस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे या जिनको बहुत ज़्यादा बार देखी जा चुकी होगी, वही वीडियो आपको फिर से दिखाई जाए। साथियों, अक्सर क्या होता है कि जो आदमी घबराया होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि किसी भी तरह करके उसके रीएश्योरेंस दिया जाए कि तुमको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। इसी के चलते कई बार न्यूरोसिस के मरीज बार बार जांच कराने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम जांच करा के देख लें, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। हर 1-2 महीने में जांच करा रहे हैं, बार बार जाके डॉक्टर को बोल रहे बीपी चेक कर दीजिए, मेरा शुगर चेक कर दीजिए, जांच में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन डर नहीं जा रहा है उनका। ऐसे में वो परिवार के लोगों से भी इस बात का रेश्योरेंस चाहते हैं, अच्छा हमको कुछ होगा तो नहीं, हम ठीक तो हो जाएंगे ना। जब ऐसी श्रेणी के मरीज़ गूगल पे या यूट्यूब पे या अलग अलग साइट पे जब जाते हैं वीडियो देखने, तो कई वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो आपको रीअश्योर करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको सोच आए तो आप ये काम करो, दिमाग में ऐसे ऐसे इमेजिनेशन करो, इसको कहते हैं अफर्मेशन। साथियों, जब आप अफर्मेशन जैसे वीडियोज़ को देखते हैं तो शुरू में तो ये बड़ा उपयोगी लगता है, क्योंकि आपको लगता है हाँ चलो ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगी, गहरी सांस ले लीजिए। तो जो तुरंत की जो बेचैनी होती है जिसमें आप डर जाते हैं वो तो आपका ठीक हो जाता है उस समय, लेकिन वो बार बार आने की चेष्टा करते रहता है। ऐसे में साथियों, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि शुरू में तो ऐसे वीडियोज़ उन्हें उपयोगी साबित लगता है, लेकिन बाद में इसकी उपयोगिता पे उन्हें प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, क्योंकि वो बार बार वो काम नहीं कर पाता जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सोच आना बंद हो जाए, घबराहट आना बंद हो जाए, आपके व्यवहार में बदलाव आए, आपके काम काज में तरक्की हो, लेकिन ऐसे वीडियोज़ एक सीमित दायरे तक आपकी मदद करते हैं, लेकिन उसके आगे आपके काम काज में आपको वापस लाने में इसकी उपयोगिता बहुत सीमित होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अफर्मेशन वीडियोज़ या सेल्फ हेल्प वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये समझने की कोशिश है कि इतना ज़्यादा ना देखने की आदत लग जाए कि जब जब कुछ हो आप देख लें और नतीजतन आपके जीवन में बहुत बदलाव तो ना आ पाए
और केवल आप मन को एक सांत्वना देते रह जाएं। एक जो तीसरा जो काम जो न्यूरोसिस के पेशेंट्स अक्सर करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो होता है कि दवा को लेकर जानने की उनकी चेष्टा होती है कि इसका इलाज क्या है। और साथियों, हम सब जानते हैं कि जब मानसिक समस्याओं के इलाज की बात आती है तो विभिन्न विभिन्न पद्धति के लोग अपने अपने दावे करते हैं। आयुर्वेद के लोग अलग दावे करते हैं, होम्योपैथ के लोग अलग दावे करते हैं, यूनानी वाले अलग दावे करते हैं, धर्मगुरु अलग दावे करते हैं, समाजशास्त्री अलग दावे करते हैं। मानो कि सबों के पास इसका सरतिया जड़ से मिटाने का अचूक इलाज हो। और जब आप अचूक इलाज की वीडियो पोस्ट करते हैं तो स्वाभाविक है, जो डरा हुआ आदमी है उसे लगता है कि शायद मेरे जीवन में कुछ जादू हो जाए, वैसे वीडियो देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नतीजतन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कई महीने इन बीमारियों से निजात पाने के दावे करने की विधि करते करते गंवा देते हैं। कई बार आपको कुछ धर्म के लोग, वास्तुशास्त्र के लोग अलग अलग जादू टोना टोटका पूजा पाठ की अलग अलग पद्धति अपनाने को कहते हैं। कई लोग आपको कहते हैं कि नहीं जी, ये खाने में ये बदलाव करो तो ये ऐसा हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि नहीं जी, ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब साथियों, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है जो अलग अलग लोग वीडियो बनाते हैं कि कैसे हम अपने आप को साबित कर दें कि हम जो है इसको जड़ से हटा दें। साथियों, आपने ये समझने की कोशिश करनी है, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी पद्धति किसी बीमारी को जड़ से हटाने में वाकई कारगर होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरे लोग उसे नकारेंगे। किसी भी पद्धति की ऐसी कोशिश नहीं होती है। संभवतः कई लोग अपने दावों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि कई बार आप उनके गिरफ्त में आ जाते हैं और बहुत सारा समय बिताने के बाद आपको ज्ञात होता है कि ये तो दावे तो थे लेकिन दावों में कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर दावों में दम होता तो चाहे एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, हम सब उन चीज़ों को स्वीकार करते, क्योंकि हम सभी की मंशा अपने मरीजों को अच्छा करने की होती है। तो यहाँ भी एक बहुत ही समझदारी से आपको इन चीज़ों का निर्णय लेना है। चौथी जो चीज़ें होती हैं, अक्सर जब मरीज़ हम लोगों के पास आते हैं न्यूरोसिस के, इनमें से बहुत सारे लोग दवा के इस्तेमाल से बहुत डरते हैं। वो नहीं चाहते कि दवा का इस्तेमाल हो, कम से कम इस्तेमाल हो। ऐसे में जब भी कुछ दवा लिखी जाती है तो अक्सर इन दवाओं को वो विभिन्न सर्च इंजन पे टाइप कर देते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में टाइप कर देते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट पढ़ने लग जाते हैं। साथियों, जो साइड इफ़ेक्ट होता है दवाओं का, अमूमन अगर 100 लोगों में एक दवा का इस्तेमाल होता है और अगर 10 लोगों में एक वो साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि अगर 100 लोगों को एक दवा दी जाए तो बमुश्किल 10 से 20 लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे और 80 लोगों को साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आप इंटरनेट के माध्यम से दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप हर एक साइड इफ़ेक्ट को, कई बार अपने बीमारी के लक्षण को भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से मिक्स कर देते हैं। ऐसे में नतीजा ये होता है कि दवाओं के प्रति जो पहले से आपके मन में थोड़ी बहुत आशंका थी, सर्च इंजन के माध्यम से उन दवाओं के प्रति आपकी आशंका और प्रबल हो उठती है। कई बार तो जो रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो संभवतः 10,000 या 1,00,000 लोगों में एक आध लोगों को होती होगी, उस साइड इफ़ेक्ट को भी आप अपने में ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। चूँकि जो घबराया हुआ ब्रेन है, जो डरा हुआ ब्रेन है, जो सहमा हुआ ब्रेन है, वो हर एक चीज़ को लेकर सहम जाता है। ऐसे में जो आपकी गुंजाइश जो बन रही थी दवाओं से बेहतर होने की, आपके जीवन में बदलाव लाने की, आपके कार्यशैली में कुशलता लाने की, उसको धक्का लगता है। और ये बहुत चुनौती हो जाती है हम लोगों के लिए, लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना, इस बात के लिए समझाना कि जो आपको दवाओं से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप बजाय इसके कि आप इंटरनेट साइट्स पर ढूंढें, आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन ज़रूर उसका डिस्कशन, उसके बारे में आप अपने जो परामर्शी मनोचिकित्सक हैं उनसे इस बारे में ज़रूर चर्चा कर लें। क्योंकि हमारा लक्ष्य फ़ायदे और नुकसान दोनों को आकलन कर आपको ज़्यादा फ़ायदे की तरफ रखने की होती है, और थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट अगर होती है तो उसको
दवाओं से या अलग अलग तरीक़ों से मैनेज करने की होती है। एक और जो चीज़ न्यूरोसिस के मरीज अक्सर हम लोग को देखने में आती है, क्योंकि दोस्तों जब न्यूरोसिस होती है तो आपकी जीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत आने लगेगी। आप गृहिणी हैं तो आपके घर की जिम्मेवारी में आपको दिक्कत आने लगेगी। आप काम काज करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको नौकरी में दिक्कत आने लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि कई बार आपके पास आपके काम के अलावा बहुत सारा खाली समय होता है और आप इंटरनेट के माध्यम से उस खाली समय को भरने की कोशिश करते हैं। वो खाली समय को आप बीमारी के बारे में जानकारी न लेकर अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि चलो कम से कम जितना हम उलझे रहेंगे इंटरनेट पे उतना हमारा ध्यान इन समस्याओं पे नहीं जाएगा, हमारे दिमाग में आलतू फालतू ख्याल नहीं आएंगे, हमें शरीर को लेकर परेशानी नहीं होगी। ऐसे में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप या तो इंटरनेट गेम्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या अनावश्यक शॉपिंग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसे में बीमारी तो आपको जो परेशानी दे ही रही थी, आपकी जो इंटरनेट सर्फ करने की जो अत्यधिक आदत जो बन जाती है वो आपके लिए एक अलग से समस्या पैदा कर देती है, जिसको हम लोग इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर या पोर्नोग्राफिक एडिक्शन या तो एक्सेसिव शॉपिंग जैसी अलग अलग समस्याएं आपके जीवन में आने लगती हैं। और साथियों, हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि इंटरनेट की दुनिया एक व्यावसायिक दुनिया है, एक व्यापारिक दुनिया है, जहाँ पे शिकारी अपने शिकार को अपने गिरफ्त में लेने के लिए लगातार लगा रहता है। साइबर क्राइम्स, साइबर ठगी, बुलिंग, साइबर बुलिंग जिसमें लोगों को चिढ़ाना बहुत आम बात है। ऐसे में जब आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आप ऐसी कुछ बात लिखते हैं तो आपके लिखने से, आपके सर्च करने की शैली से ही जो शिकारी है उन्हें पता लगने लगता है कि संभवतः आप एक सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। ऐसे में आपको तरह तरह के प्रलोभन देकर फटाफट कि ये काम नहीं करोगे तो बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, मतलब आप एक पोटेंशियल टारगेट बन सकते हैं। तो साइबर धोखाधड़ी आपके साथ होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप न्यूरोसिस जैसे बीमारियों से ग्रसित हैं। आपके साथ साइबर बुलिंग, दूसरे के द्वारा आपको आपका हास्यास, आपका मजाक उड़ाना, आपके ऊपर तंज कसना बहुत बढ़ सकता है। इसलिए साथियों, इस बात की ज़रूरत है कि अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो बहुत सावधानी के साथ चीज़ों को समझें, पढ़ें। कोई एक अगर वीडियो ये दावा करती है कि अगर वो जड़ से मिटा सकती है तो आप उसके विपरीत भी जाकर देखें कि इसमें कितनी सच्चाई है और अपने आप को छलावे से बचाने की कोशिश करें। साथियों, केवल इसके नुकसान नहीं होते, इंटरनेट के इस्तेमाल में न्यूरोसिस के लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिलता है अगर आप इसका इस्तेमाल खुद को सपोर्ट कराने में करें। जैसे बहुत सारे ऐसे साइट्स बने हुए हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे जो आपको अलग अलग बीमारियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं। मतलब आप अगर एक बीमारी से ग्रसित हैं तो बहुत सारे लोग जो इस तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं उन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं। आपकी विपत्ति में वो आपकी मदद करते हैं, उन्होंने इस तरह के सिचुएशन को कैसे सामना किया उसकी टिप्स देते हैं। इससे आप कई बार जो सपोर्ट आपके परिवार से आपको नहीं मिल पाती, जो सपोर्ट आपके समाज से नहीं मिल पाती, ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन साथियों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक उचित मनोचिकित्सकीय परामर्श या मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का विकल्प नहीं है। ये उसके साथ मिलकर अगर काम करे तो ये ज़्यादा लाभदायी होता है। तो साथियों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप न्यूरोसिस से ग्रसित हैं, न्यूरोसिस की अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, तो आपको सतर्कता के साथ इंटरनेट के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कभी भी बहुत जल्दबाजी में आके कोई निर्णय न लें। ये एक व्यावसायिक मीडिया है जहाँ पे आप खुद को धोखाधड़ी, ठगी से बचाने की कोशिश करें। कभी भी किसी ऐसे दावे पे आकर उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में ना घुस जाएं जिसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो, क्योंकि अगर आप बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं इन चीज़ों में और उसके बाद आप परामर्श के लिए आते हैं तो कई बार बीमारियों के ब्रेन में इतने अलग अलग गहराई तक जाने की संभावना होती है कि इलाज के बाद रिकवरी के जो चांसेस होते हैं वो धीरे धीरे करके कमने लगते हैं।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से समुचित उपयोग किया जाए। अब आते हैं बात साइकोसिस के मरीजों की। साइकोसिस के मरीज वैसे होते हैं जो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, उन्हें काल्पनिक अनुभव होते हैं, उनमें कुछ नहीं रहता है, उसके बारे में भी उन्हें आभास होने लगता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मेरे खाने में जहर डाल रहा है। और ज़्यादातर ऐसे मरीज समाज में अलग थलग रहना पसंद करते हैं, वो कट के रहना पसंद करते हैं। ऐसे में ये बहुत ही आम बात हो जाती है कि ऐसे मरीजों को परिवार के सदस्य से भी जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता अलग अलग कारणों से, और समाज में तो नहीं ही मिलता है जब ऐसी बीमारियों से आप ग्रस्त होते हैं। ऐसे में कई रिसर्च हमें बताते हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित मरीज बहुत सारा वक्त अपना इंटरनेट पे खर्च करते हैं, और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ऐसे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जब करते हैं तो इनमें क्या असर पड़ता है। साथियों, न्यूरोसिस के मरीजों के विपरीत साइकोसिस के ज़्यादा मरीज अपनी बीमारियों के बारे में जानने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता होता कि वो बीमार है, उन्हें लगता है वो सही। तो ऐसे लोग ज़्यादातर समय अपने जो सोच होती है उसी को फिर आगे बढ़ाने में करते हैं। वो लिख देंगे फेसबुक पर कि आज मेरे से दुश्मनी वो कर रहा है, मुझे मारने की साजिश हो रही है, या दुनिया को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। और ऐसे में जब आप लिखते हैं तो आप उपहास के पात्र बनने की पूरी आशंका रहती है। कई बार जब आप कुछ सोचते हैं और किसी और ने ही वैसा ही कंटेंट शेयर किया तो आपको लगता है कि अरे कहीं मेरे मन की बात उसे कैसे पता चल गई, कहीं यहाँ पे भी तो लोग साजिश नहीं कर रहे। कहने का मतलब जो चीज़ें वास्तविक जीवन में हो रहा है, कई बार ये जो आभासी दुनिया है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वो आपके आभास को और मजबूत कर देता है, और ऐसे में आपको वहाँ भी शक की गुंजाइश बढ़ जाती है, और वहाँ तो कई चीज़ें इतनी जल्दी होती है कि आपका ब्रेन इससे पहले कि समझ पाए चीज़ें बदल जाती। इसका मतलब है कि साइकोसिस के मरीज के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको इंटरनेट के इस्तेमाल से कई बार उनके जो कंटेंट्स हैं, उनकी जो सूचनाएं हैं, वो आपके बीमारी के लक्षण के रूप में प्रकट होने लगते हैं। कई बार आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते करते ही आपको लगता है कि मुझे कुछ मारने की साजिश चल रही है, उसने ऐसा मैसेज लिखा, इसका मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ। अलग बात है कि जिसने मैसेज लिखा उसकी मंशा बिल्कुल ऐसे नहीं हो, लेकिन चूंकि आपका दिमाग जो है इन बीमारियों के प्रति बिल्कुल सशंकित है, तो कोई भी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन को लेकर आपका ब्रेन उसका अलग मतलब निकाल सकता है। और ऐसे में आप जब कुछ लिखते हैं तो सभी लोगों को पता चलने लगता है कि संभवतः आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। और ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी समझना है कि आपकी ऐसी मानसिक स्थिति का नाजायज़ फ़ायदा लगाने के लिए लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, शिकारी आपका शिकार करने के लिए तैयार है। और ऐसे में जब आप इंटरनेट के माध्यम से गेम्स पे या पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स पे या शॉपिंग पे इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, जो कि उसे क्या पता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। वो आप गेम्स पे जाओगे तो 4 गेम्स और दे देंगे, आप 4 गेम्स और खेलो, 4 गेम्स और दे देंगे। आप एक चीज़ शॉपिंग करो, जब अगली बार आप लॉगिन करोगे तो वो उसी तरह से 4 प्रोडक्ट और दिखने लगेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। कई बार परिवार के सदस्य ये सोचकर बहुत सुखद महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं कि चलो कम से कम कुछ समय तो कट रहा है, इसका इंटरनेट से कुछ सीख तो रहा है। लेकिन कई बार ये जो सोच होती है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए साथियों, इंटरनेट का जब आप इस्तेमाल करते हैं और आप साइकोसिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं तो संभवतः इसका इस्तेमाल आप उन चीज़ों के लिए करें जो आपके लिए लाभदायी हो। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो आपकी मदद करते हैं ऐसी स्थितियों से आपको बाहर निकालने में या आपको सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस सपोर्ट को उचित तरीके से लें। चूँकि आप पहले से बीमार हैं तो आपको धोखाधड़ी से खुद को बचाने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपके पास बहुत खाली समय है तो आपकी कोशिश होगी कि बहुत सारा खाली समय इंटरनेट के इस्तेमाल में करें। ऐसे में आपको अपने आप को गेमिंग डिसऑर्डर या पोर्नोग्राफिक एडिक्शंस से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मानसिक स्थिति पे आपके नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। साथियों, जो तीसरा समूह जो बहुत बड़ा समूह होता है वो होता है व्यक्तित्विक दोष, मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का।
ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बराबर अपनी चीज़ों को इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे क्या खाया, कहाँ गया, किससे बात की, मानो कि उनकी जीवन जो है एक फ़िल्म है और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो फिल्म कितनी अच्छी है। ज़्यादातर जब आप ऐसे चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ उनकी दुनिया कितनी अच्छी है। साथियों, ऐसे लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने की, और लोग उन्हें वाहवाही दें इसलिए वो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताती हैं। ज़्यादातर लोग अपने बारे में ख़राब चीज़ नहीं लिखते हुए पाए जाते हैं। आप खुद इसका प्रयोग करके देख लें। ऐसे में ऐसे लोग को कई बार इसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसे में बहुत ज़्यादा बाताबाती अनबन होने की भी गुंजाइश बन जाती है। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं व्यक्तित्व कारण से, वो भी इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे समूह जो बिल्कुल अलग प्रवृत्ति के हैं, या तो बहुत दिखावे में यकीन रखते हैं, या चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने में यकीन रखते हैं, या इंटरनेट का इस्तेमाल ठगी के लिए करते हैं, ये सारे व्यक्तित्विक दोष के लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनसे बचने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरत यह है कि ऐसे लोग तो उनकी जो प्रवृत्ति है वो तो रहेगी ही, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनके चीज़ों को बहुत गंभीरता से ना लें। वो उनकी प्रवृत्ति है, वो चीज़ों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। आप उनको बिल्कुल सत्य, अक्षर से सत्य मानकर अपने जीवन में उनका प्रभाव न पड़ने दें, ताकि आप एक मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से आप स्वस्थ रह सकें। साथियों, आज के एपिसोड की कोशिश यही है कि अगर आप अलग अलग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो अभी तक डायग्नोज हुई है या नहीं हुई है, आप लेकिन समझ रहे हैं कि संभवतः मुझे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कोशिश यही है कि आपको इन अलग अलग चीज़ों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने की, ताकि आप इन चीज़ों का सही और उचित उपयोग कर सकें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आता है तो हमारे एपिसोड्स को लाइक करें। अगर आपको हमारे चैनल के एपिसोड्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।